All right, so yes, everybody focus. अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए. Student sitting in the last and in the front, absolute silence. Right? तो बुक निकाल लीजिए. जब तक ये इसको सही कर रहे हैं तब तक बुक से पढ़ लेते हैं अपन वैसे. सो कल तक जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत? अच्छा, कल अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया. क्या होना चाहिए? जैसे यूनिट का नाम चैप्टर, चैप्टर का नाम यूनिट होना चाहिए. क्या है? तो राइट टू रेम्यूनरेशन मैंने आप लोगों को कहा था कि अपन एनालिसिस से पढ़ेंगे. राइट. बाकी के पॉइंट्स तो अपन ने कवर कर लिए थे इसके सेक्शन 13 के. तो आप लोग आ जाइए पेज नंबर 3.21 पे, राइट टू रेम्यूनरेशन. फटाफट से आओ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आ जाइए बेटा वहीं पर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही? कनेक्टेड हो क्या आप लोग ऑडियो वीडियो? ओके. पेज नंबर 3.21 निकाल लीजिए. आईसीआई की आईसीआई का ही चक्कर. क्या करें? बुक से पढ़ लोगे ना आप लोग. स्क्रीन की क्या जरूरत? अंडरलाइन करवा दूंगी मैं आप लोगों को. स्क्रीन का क्या करना है? समझ में आना चाहिए. बड़े अंग्रेजी बच्चे हो यार. फील नहीं आता है. फील तो करो, लेकिन अंडरलाइन में क्या फील करोगे? मैं बता दूंगी उसको अंडरलाइन. ऐसे ही है. तो आज बिना स्क्रीन के पढ़ोगे. बुक खोल लो अपनी, बुक से पढ़ेंगे. अब नीचे जाओ फिर ऊपर जाओ, यही काम. और वो आईसीआई की साइट है, वो कहीं भी आईसीआई का इशू है. नहीं, ये वाला चैप्टर ये तो कल ही किया है. डाउनलोडेड. हाँ, यही डिस्कस कर लेते हैं अपन 1 घंटा आज. पढ़ना तो जरूरी है ही नहीं. पढ़ने का तो काम ही नहीं है. लास्ट क्लास है ना आपकी ये. 2 घंटे खिंच जाएगी अगर बात नहीं करोगे तो. बात करोगे तो. हाँ, लॉ की कर देते हैं 2 घंटे का टाइम. हाँ, तो फिर शांति से पढ़ लो. टाइम वेस्ट नहीं. आप लोगों को मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप लोग क्या इतने एटिकेट्स भी भूल गए? क्लास में मैं 10 मिनट से यहाँ पर हूँ. आई एम नॉट सेइंग वाइट, तो आप बाय डिफॉल्ट जाना चाहिए. यहाँ बातें चलती हैं, वहाँ वो भैया से पूछ रहे. तो मतलब मैनर्स वैसे संभाल के बैठ. हाँ, तब इसके लिए तो बन जाओगे, लेकिन इंसान कैसे? बेसिक मैनर्स, बेसिक एटिकेट्स, ये देखो.
यहाँ पे एसी देखना है अभी इस वक्त। सदक जाओ ना थोड़ा सा, बाढ़ थोड़ा आ रही है। हाँ तो ऐसा करो, आज ये सब कर लो, पढ़ाना रहने देते। मेरी तरफ से यूनिट 2 खत्म हो गई, आप लोग बातें कर लो। तेज बोलो। नॉन स्टॉप मुंह तो आने की, आप लोगों को सब आता है, बहुत ज्यादा आता है शायद। आप लोगों को पता है, आप लोग खुशकिस्मत हो कि आप 2019 यहाँ के पढ़। पहले इतना स्ट्रिक्ट रखते थे हिसाब की, आवाज निकल जाए किसी की सीवी। आप लोगों के साथ लीनियंसी मेंटेन रख रहे हैं, तो मतलब ये नहीं है कि आप लोग मतलब कुछ कहीं पर मैनर्स, एटिकेट, कोई डिसिप्लिन नहीं। अपन कहाँ बैठे हैं, एनवायरमेंट में बैठे हैं, किस क्या फर्क है आप लोगों को और है फर्क? थोड़ा मैनर्स, थोड़ा डिसिप्लिन, या फिर वो वैसे ही नहीं बनाए। अरे जमाना है तो आप लोग भी इवॉल्व हो, फिर बनो। गलत बोल रही हूँ? आई गोइंग रॉन्ग एनी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन प्रूव इट। बुक से पढ़ेंगे अपन, क्योंकि आईसीआई की साइट में कुछ टेक्निकल इशू है। पेपर खोल, अंडरलाइन आप लोगों को। तो सेक्शन 13 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले राइट टू रेमुनरेशन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डाउट पूछ। डाउट आ रहा है इसका, अच्छी बात है, घर जाके पढ़ रहे हैं। डाउट तभी दो ही केस में आता है, या तो कुछ नहीं पढ़ते, अनशंट की वो वाले डाउट समझ में आ जाते हैं, और जब आप जेन्युइनली घर से पढ़कर आते हो और डाउट पूछते हो वाले भी समझ। बहुत अच्छी बात है, ऑब्जर्व कर रहे हो। हाँ, पढ़ रहे हो या फील दे रहे हो? चलो, तो एनालिसिस ऑफ सेक्शन 13, राइट टू रेमुनरेशन। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था, जो पार्टनर्स है उनको रेमुनरेशन का राइट नहीं होता है। कल की क्लास में यही पढ़ा था। फिर रेमुनरेशन नहीं मिलता तो क्या मिलता है? शेयर इन द प्रॉफिट। अब इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन जो आपके ऊपर पॉइंट में नहीं दे रखा था, वो अपन यहां से पढ़ें। No partner is entitled to receive any remuneration in addition to his share in the profits of the firm for taking part in the business of the firm. किसी भी पार्टनर को रेमुनरेशन का इंटाइटलमेंट नहीं होता है, तो अंडरलाइन कर लो आप लोग इसको। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेमुनरेशन, बट अब इसके आगे एक्सेप्शन शुरू हो रहा है। दिस रूल कैन ऑलवेज बी वेरीड। वेरीड करना यानी चेंज करना। ये रूल हमेशा चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? एक्सप्रेस अग्रीमेंट के थ्रू। अग्रीमेंट के थ्रू, तो आप अंडरलाइन करो, वेरीड बाय एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट or by a course of dealing in which event the partner will be entitled to remuneration। या फिर आप कुछ इस तरीके की कोर्स ऑफ डीलिंग चला रखी है, आपने अग्रीमेंट तो नहीं किया पूरे साल भर का कि रेमुनरेशन लेंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो बिजनेस चल रहा है उसमें डिसाइड किया कि अपन प्रॉफिट को सेव करते हैं और रेमुनरेशन के तौर पे पैसा ले लेते हैं, फिक्स अमाउंट। तो वो टेम्पररीली जो अपन डिसाइड करते हैं उसको कहते हैं कोर्स ऑफ डीलिंग, उस पॉइंट ऑफ टाइम की। Thus, a partner can claim remuneration in the even in the absence of a contract when such remuneration is payable under the continued usage of the firm। अब अगर ऐसा होता है कि फर्म का पैटर्न ही ये रहा है शुरू से ही कि हम पार्टनर्स को हिस्सेदारी नहीं देंगे, प्रॉफिट की फिक्स रेमुनरेशन देंगे। जैसे यहाँ पर कुछ है ना, बहुत बड़े बड़े ऐसे कॉलेजेस हैं, ये एग्जांपल शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जिनके जो ओनर्स हैं, वो पार्टनर्स तो नहीं है, बट एग्जाम्पल सिमिलर चलेगा इसका। ओनर्स हैं, वो प्रॉफिट की हिस्सेदारी नहीं लेते, प्रॉफिट पूरा खुद नहीं लेते, उन्होंने अपनी सैलरीज डिसाइड कर रखी। तो लाइक एनी अदर एम्प्लॉई भी क्या लेते हैं वहां से? सैलरी लेते हैं। लेकिन उनका नॉर्मल एम्प्लॉय की सैलरी अगर 1.5-2 लाख रुपए है,
उनकी सैलरी चलती है 4 5 6 लाख रुपए, तो उनकी सैलरी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट में वो पैसा लेते रहते हैं। तो ऐसा वाला प्रोविजन भी अपन पार्टनरशिप में रख सकते हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो एम्प्लॉयज से ज़्यादा पैसा लेंगे, लेकिन एक फिक्स अमाउंट रख लेंगे, उससे ऊपर जो भी अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट में जाएगा, सेविंग्स में जाएगा, राइट। अब ये वाली जो लाइन आ रही है कि पार्टनर्स रेमुनरेशन क्लेम कर सकते हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, रेमुनरेशन क्लेम कर सकते हैं। कौन सी सिचुएशन में क्लेम कर सकते हैं, जब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न है वो पैटर्न रेगुलर कस्टम रेगुलर ट्रेड का है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की परंपरा ही ऐसी है शुरू से ही कि हम रेमुनरेशन में ही पैसा देते हैं। तो आप क्लेम कर सकते हो कि भाई मुझे भी फिर रेमुनरेशन में पैसा चाहिए। तो ये इन्होंने लॉ में क्लॉज डाल रखा है, लेकिन इस क्लॉज को पार्टनरशिप डील में ओवरकम कर सकते, राइट। अपन ने जो रेमुनरेशन के पॉइंट पढ़ा उसमें पहला पॉइंट तो ये पढ़ा, नो रेमुनरेशन। पहली बात तो ये कह रहा है कि रेमुनरेशन नहीं होगा, लेकिन अब दूसरा पॉइंट ही पढ़ा, बट इन द केस ऑफ, पहली चीज क्या पढ़ी इसमें, अग्रीमेंट के केस में, अगर पार्टनर्स के साथ अग्रीमेंट हो रखा है तो। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है इसमें, कोर्स ऑफ डीलिंग, जो आपको बताया था टेम्परली डिसाइड कर लेते हो, टाइम बीइंग के लिए डिसाइड कर लेते हो। तो सेकंड बात यहाँ पे आ गई आपकी कोर्स ऑफ डीलिंग, इस केस में आप रेमुनरेशन ले सकते हो। तीसरी बात जो इसमें दे रखी है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी रेमुनरेशन मिल सकता है, सो रेमुनरेशन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। तो रेमुनरेशन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट किस केस में मिल सकता है, ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ कंटिन्यूड यूसेज ऑफ द फर्म, वो पर्टिकुलर फर्म का कस्टम है, पैटर्न है, उस पर्टिकुलर फर्म की परंपरा है कि इसी तरीके से अपन इस पर्टिकुलर पार्टनर्स को पैसा देते हैं, रेमुनरेशन नहीं देते। कस्टम ही ये है, तरीका ही ये है कि रेमुनरेशन के थ्रू ही पैसा देते हैं, प्रॉफिट नहीं शेयर करते। ये पूरा पैराग्राफ कवर कर, मैंने यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये पॉइंट्स आपके एनालिसिस के अंडरलाइन पॉइंट्स ही लिखे। आपको जो बनाने को कहा जाता है ना, वो यही करने को कहा जाता है, अंडरलाइन तो ये कर लो और उस अंडरलाइन के बेसिस पे इस तरीके से आप कंपाइल कर लो, राइट। तो एक बार इसको याद कर लेते हैं, क्या रेमुनरेशन का राइट है पार्टनर्स को, आवाज आनी चाहिए, नो मैम। लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं क्या जिसमें रेमुनरेशन पेबल होगा पार्टनर्स को, यस मैम। पहली सिचुएशन क्या है, एक्सप्रेस अग्रीमेंट, दूसरा कोर्स ऑफ डीलिंग, तीसरा बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी रेमुनरेशन मिल सकता है क्या, यस मैम। कब मिल सकता है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस फर्म का कस्टम है कि हम रेमुनरेशन ही पे करते हैं, तो सामने वाली पार्टी क्या क्लेम कर सकती है, रेमुनरेशन। कवर पूरा पॉइंट आ गया समझ में, हाँ। हाँ, तो उस केस में ये क्लॉज लिखवा देते हैं, वो तो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स हैं, तो वो तो बाय डिफॉल्ट ही समझ जाएंगे कि भाई अपन तो ओनर्स हैं, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो अपनी सैलरी भी कम होगी, कि सैलरी टीचर्स वगैरह को देना तो प्रायोरिटी रहेगा। बट अगर पार्टनरशिप के केस में जब बात होती है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लेते हैं कि अगर इतने अमाउंट तक का प्रॉफिट होता है या इतने परसेंटेज तक का प्रॉफिट होता है तो आपको रेमुनरेशन दिया जाएगा, अदरवाइज परसेंटेज दिया जाएगा, विच एवर इज लोअर, ऐसा क्लॉज डलवा। रेमुनरेशन देने का फायदा ये होता है कि उस फर्म में जो सेविंग्स होती हैं इंक्रीज हो जाती है, सेविंग्स का एक सेट पैटर्न क्रिएट हो जाता है, प्रॉफिट आया सारा बांट दिया, बात खत्म। क्या, टैक्स तो बचता ही बचता है, टैक्स सेविंग होती है, टैक्स सेविंग से बड़ा जो अमाउंट होता है वो सेविंग्स का होता है। जब आप सेविंग्स कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी टैक्सेशन में तो लाइबिलिटी कम हुई, तो वो तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, रटो मत चीजों। सो यस, पेज नंबर 3.22 पे आ जाइए, आप डाउट पूछ लो। हाँ, पेज नंबर, म्यूचुअल राइट्स, हाँ इसमें,
हाँ, a partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by willful neglect in the conduct of the business. तुम किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो और तुम्हारी वजह से फर्म को नुकसान पहुंचा और तुमने जो काम किया वो जानबूझ के गलत फ्रॉड किया, राइट? तो किसी का मर्डर कर दिया और फर्म का नाम खराब हो गया, गुडविल अफेक्ट हो गई, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन कौन देगा? जैसे रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग में, अगर जैसे वो यामा वाला एग्जाम्पल पढ़ा है अपन ने, यामा वाला एग्जाम्पल अभी आएगा। तो अगर रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग में जब अपन बात करते हैं, जनरल कोर्स ऑफ डीलिंग में आपसे गलती हो गई, आप काम करते हो तो गलतियां हो जाती है कभी कभार, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो फर्म जिम्मेदारी उठाती है आपकी। लेकिन आपने जानबूझ के कोई ऐसा गलत काम कर दिया, कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया या किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, तो केस में आप पता ही नहीं था कि मर्डर करना गलत, राइट? ये नहीं कह सकते, आपको फर्म को कॉम्पनसेट करना पड़े। ठीक है, क्या है? और कोई डाउट? बहुत इजी पॉइंट था ये, पूछा इसका मतलब कल क्लास में सुना नहीं था, लास्ट में पढ़ा था ना। चलो तो एक रूल बना देंगे आप लोगों के लिए कि लास्ट के 10 मिनट में जो पढ़ेंगे ना उसमें से डाउट उसी दिन पूछोगे तो पूछोगे, अगले दिन नहीं, है ना? तो इससे क्या होता है कि लास्ट के 10 मिनट का तो पढ़ाना वेस्ट ही हो गया, ऑलरेडी 10 मिनट पहले छोड़ते हैं और उससे पहले का 10 मिनट भी वेस्ट हो जाता है, तो वेस्ट हो गया और फिर वो अगले दिन फिर 10 मिनट उसके लग रहे हैं। तो अब से हाँ, फिर थोड़े दिनों बाद मैम 3:30 ही छोड़ दिया करो एकदम, है ना, 10-10 मिनट ऐसे। हाँ, 2:30 है ना आपका तो टाइम। सो अब से ये रूल है कि लास्ट के 10 मिनट में जो पढ़ेंगे उसका डाउट सेम डे ही पूछा जाएगा, अगले दिन नहीं पूछा जाएगा। तो अगर सुना है, जेन्युइन डाउट है, तो सेम डे पूछ लोगे, सुना ही नहीं है तो अगले दिन के लिए लिंगर ऑन अब नहीं कर सकते। ये स्ट्रिक्ट रूल है। आई विल नॉट एड्रेस डाउट्स ऑफ लास्ट 10 मिनट्स ऑन द नेक्स्ट डे, सेम डे मैं ले लूंगी डाउट्स। हाँ बेटा, मुझे काम की चीज सब याद रहती है, राइट? चलो अब आ जाओ सेक्शन 14, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पेज नंबर 3.22। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको अपन सबसे पहले समझते हैं, इसको अपन एनालिसिस से पढ़ेंगे, इसका प्रोविजन एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, प्रोविजन पे एनालिसिस को टिक कर लो। सो द एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ऑल्सो रेफर्ड टू एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, बहुत सारे नाम है, सब टिक करते जाना। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म को आप क्या बुला सकते हो? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। दूसरा क्या बुला सकते हो? पार्टनरशिप असेट्स। तीसरा क्या बुला सकते हो? जॉइंट स्टॉक। चौथा क्या बुला सकते हो? कॉमन स्टॉक। और फिफ्थ क्या बुला सकते हो? जॉइंट स्टेट। ये सब एक ही नाम है, एक ही चीज के। और ये किस चीज के नाम है? ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोल लो या फर्म की प्रॉपर्टी बोल लो, एक ही बात है। denotes all property rights and interest to which the firm, that is all partners collectively, may be entitled। तो ये प्रॉपर्टी क्या डिनोट करती है? कंपनी के सारे फर्म की सारी प्रॉपर्टी, फर्म के सारे राइट्स, फर्म के सारे इंटरेस्ट, इन सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? पार्टनर्स की। और पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या बुलाया जाता है? फर्म। ठीक, तो उस पर्टिकुलर टर्म इसमें अंडरलाइन कर दो, डिनोट्स ऑल प्रॉपर्टी राइट्स और इंटरेस्ट। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, उससे जुड़े हुए राइट्स, उससे जुड़े हुए इंटरेस्ट, सब कुछ उसी का हिस्सा बनेगा। ठीक, तो प्रॉपर्टी हो चाहे राइट्स हो चाहे इंटरेस्ट हो, सबकी भागीदारी रहेगी। भागीदारी जिनकी रहेगी उनको क्या बुलाएंगे? पार्टनर्स। और पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या बुलाएंगे बेटा? फर्म। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, द प्रॉपर्टी विच इज डीम्ड एज बिलोंगिंग टू द फर्म। डीम्ड का क्या मतलब होता है? अज्यूम्ड, माना जाता है। वेरी गुड, डीम्ड का। So the property which is deemed as belonging to the firm in the absence of any agreement between the partners showing contrary intention is comprised of following items। ये कह रहा है कि अगर आपके पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो नीचे जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, पॉइंट्स में सारी चीजें क्या कहलाएंगी? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी का हिस्सा क्या क्या बनेगा, ये अपन पॉइंट 1-2 में पढ़ेंगे।
ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और दे रखा है तब तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करें, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उस केस में अपन प्रॉपर्टी को क्या क्या मानेंगे वो अपन पॉइंट्स में पढ़। अपन प्रॉपर्टी को मानेंगे जो अभी अभी अपन ने पढ़ा, अंडरलाइन कर लो वापस, प्रॉपर्टी, राइट एंड इंटरेस्ट, ये तो मानेंगे। पॉइंट नंबर 2, एक चीज और अंडरलाइन करो, विच पार्टनर्स में हैव ब्रॉट, जो पार्टनर्स लेकर आए हैं, ये वो प्रॉपर्टी है, वो राइट है, वो इंटरेस्ट है जो कौन लेकर आया है, पार्टनर्स। दूसरा देखो, सभी प्रॉपर्टी, राइट और इंटरेस्ट जो फर्म ने परचेज करी है या एक्वायर करी है, अंडरलाइन करो, एक्वायर्ड और परचेज्ड बाय और फॉर द फर्म। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा इंटरेस्ट, ऐसा राइट जो फर्म लेकर आई, जो पार्टनर्स लेकर आए हैं या फिर जिसको फर्म ने खरीदा है या एक्वायर किया है, उसको क्या बुलाएंगे अपन, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। वापिस से एक बार, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में दो चीजें क्या क्या इंक्लूड होंगी, पहली चीज कॉमन तो क्या आ रही है, 3 पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, प्रॉपर्टी, राइट्स, इंटरेस्ट। पहले पॉइंट में कौन लेकर आ रहा है ये सब, पार्टनर्स। दूसरे पॉइंट में कहां से आ रही है, फर्म एक्वायर कर रही है या फर्म के लिए एक्वायर कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी हो गई आपकी गुडविल। क्या होती है गुडविल, इंटेंजिबल एसेट तो होती है, बट गुडविल इमेज, रेपुटेशन। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे समझ में आती है, हाँ हाँ, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, ये किसने बोला आंसर, गुड। नहीं नहीं, देसी भाषा में बोला, लेकिन तुमने दूसरे फर्म से कंपेयर किया। हाँ, तो दूसरे फर्म से करेंगे तो सही, बट अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन तो बताएंगे ना अपन, मार्केट वैल्यू भी हो सकती है, दूसरे से बेटर भी तो हो सकते हो आप, इसलिए गलत था, देसी भाषा से गलत नहीं। आती है बहुत अच्छी आती है, कानून की आती है बेटा हिंदी में, ठीक है। बट एक बोली थी जो याद रहती है आप लोगों को, कौन सी बोली थी वो, हाँ, हिंदी, कोर्ट में ज्यादा हिंदी चलती है, लिख, नहीं ज्यादा हिंदी चलती है, भैया क्या बोलते बोलते, लिखित में जो काम होता है, राजीनामे जो होते हैं वो हिंदी ज्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं वो हिंदी वाले ही ज्यादा आते हैं, उनको समझ में वही आती है, तो प्रोसीडिंग्स वही चलती है। और जो ये मजिस्ट्रेट वगैरह के साथ डीलिंग चलती है वो तो ऐसे चलती है एकदम इनफॉर्मल तरीके से। लेकिन अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो आप फिर इंग्लिश बोल सकते हो, मना तो कोई नहीं करता, बट अब मेजोरिटी इंडियंस में हिंदी वालों की ज्यादा होती है। क्या, चश्मा पहन के जाना अलाउड है, मना तो कोई नहीं करता, वैसे लीगली तो मना है, लेकिन हाँ, कोर्ट में अंदर चश्मा पहन के जाने के लिए मना किया जाता है। और दूसरा, जो कोर्ट की यूनिफॉर्म होती है उसको कैंपस के बाहर पहनना मना है, ये लॉ है, लेकिन करते सब है, होता सब है। जैसे आप हाई कोर्ट के पास चले जाओ या बनी पार्क में सेशन कोर्ट के पास चले जाओ, सब यूनिफॉर्म में मिलेंगे आपको इधर उधर सड़कों पे घूमते। तो उस केस में वो पब्लिकली मना है, यूनिफॉर्म वही होती है मेजर यूनिफॉर्म, आप जो गाउन और जो वो नॉट बांधते हैं ना वो पब्लिक प्लेस में मना होती है, लेकिन पहनते हैं, तो वही चश्मे वाला रूल भी है, नहीं पहनते, मैं नहीं पहनती हूँ, अकॉर्डिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना नहीं मानते। इधर आ जाओ प्लीज, गुडविल समझ लो, ज्यादा मत बात करो ये वाली। इंटरेस्ट होता क्या है ये बताओ पहले तो मुझे, इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ वो ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट वर्ड आ रहा है वो ब्याज के अलावा आप किसी भी तरीके से फर्म में इंटरेस्टेड हो, आपकी हिस्सेदारी, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो सब इंटरेस्ट का पार्ट बनता है।
फर्म कैसे इंटरेस्ट लेकर आती है। आप अच्छा, जो पॉइंट नंबर 2 में अपन ने पढ़ा है कि अगर फर्म ने इंटरेस्ट लाया या फर्म के बिहाफ पे आपने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो जैसे फर्म की किसी और पार्टनर के साथ डीलिंग हुई तो फर्म ने उसमें इंटरेस्ट ही तो दिखाया अपना। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज हटा दो। आप ऐसे समझो जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्म की 50 लाख की डीलिंग हुई किसी से, 50 लाख के बेसिस पे ये हुआ कि इसका फिक्स अमाउंट इतना इतना मिलता रहेगा फर्म को, तो फर्म को उसका क्या मिल रहा है, वो चीज क्या कहलाती है, उस चीज को अपन कहते हैं इंटरेस्ट। हाँ, वो वाला इंटरेस्ट कह रहे हैं, ब्याज से कनेक्टेड कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है। हाँ, तो ये डीड में डिसाइड होता है ना कि कितना है, ये तो डीड में डिसाइड होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। आप जो भी काम कर रहे हो वो फर्म के लिए कर रहे हो। अब गुडविल पे आ जाए अपन। तो गुडविल की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा जैसे कोई एक्स फर्म है जिस फर्म का वैल्यूएशन अमाउंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से है 50 लाख का, राइट। आपने वो फर्म 50 की जगह सामने वाली पार्टी को बेची 70 लाख में। आप बेच रहे हो, आप फर्म का जो मार्केट वैल्यूएशन करवाया ऑन एन एवरेज जो अमाउंट निकला वो निकला 50 lakhs का। आप आपने वो पर्टिकुलर जो फर्म है वो कितने में सेल करी, 70 लाख में। क्यों करी भाई, जब 50 का ही वैल्यूएशन था तो 70 में क्यों करी। गुडविल, आपकी जो फर्म है वो इतने टाइम से बिजनेस का हिस्सा है, इतने टाइम से उसकी मार्केट स्टैंडिंग है, तो आप खाली फर्म के बेसिस पे, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे एमसीसी किसी को सेल कर रहे हैं से फॉर एग्जांपल, बिना नाम के सेल कर रहे हैं, तो इस वक्त आज की डेट में इसका वैल्यूएशन 50 लाख है। लेकिन नाम ऐड करते ही आप उस नाम को यूज करोगे, इतने टाइम से चल रहा है, इतना रेप्यूटेड है, ये है वो है, तो उसका वैल्यूएशन अगर निकला तो वो निकला 20 लाख रुपए तक का, कि नाम नाम से इतना बिजनेस हो जाता है। तो वो जो अमाउंट निकला वो निकला गुडविल का अमाउंट। तो गुडविल को भी खरीदा जा सकता है और गुडविल को भी बेचा जा सकता है, यस और नो। यस मैम। तो ये 20 लाख का जो अमाउंट है, दिस अमाउंट इज नोन एज द अमाउंट ऑफ गुडविल। लिखो आप लोग एक दो लाइन इसी के आगे, देखो। हाँ, गुडविल इज अ प्रीमियम पेड, goodwill is a premium paid over the fair value of assets. Goodwill is the premium paid over the fair value of assets during the purchase of a company. During the purchase of a company. आई ये वाली लाइन समझ में कि गुडविल वो प्रीमियम है जो आप फेयर वैल्यू से ऊपर पे करते हो। तो यहाँ फेयर वैल्यू थी अपनी 50 लाख की, आपने पेमेंट कितना किया 70, तो गुडविल कितनी हो गई 20 lakhs की। चाहो तो ये पॉइंट भी उसी पॉइंट के आगे ही 50 20 70 लिख सकते हो, इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी फर्म की प्रॉपर्टी ही कहलाती है बेटा। ठीक, तो 3 चीजें पढ़ी अपन ने। 3 पॉइंट्स क्या पढ़े थे अपन ने पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, राइट्स, प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट। या तो पार्टनर लेके आया या फर्म के लिए या फर्म ने एक्वायर करी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, गुडविल। रट गया यहीं पर। अब आप इसके एक्सप्लेनेशन पे आइए, पेज नंबर 3.23 पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है सेक्शन 14 वाला, एक पैराग्राफ छोड़कर वो वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अपन। So section 14 specifically lays down that the goodwill of a business is subject to a contract between the partners. तो बिजनेस की गुडविल किस पे डिपेंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट पे, पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे। पार्टनरशिप में 95% चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती हैं, डीड पे डिपेंड करती हैं। टू बी रिगार्डेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, बट दिस सेक्शन डज नॉट डिफाइन द टर्म गुडविल। बट सेक्शन 14 ने गुडविल को अपने आप में कहीं डिफाइन नहीं कर रखा है, तो आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिखवा रखी है, वो आप लिख कर आ सकते हो अभी जो मैं। अब इसके बाद देखिए, गुडविल इज अ कॉन्सेप्ट विच इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। ऐसे आप समझा तो सकते हो, लेकिन सब ये कहेंगे मार्केट में तो अच्छी रेपुटेशन है,
अब एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अच्छा बोलने वाले भी मिलेंगे, उसको बुरा बोलने वाले भी खूब मिल जाएंगे। ऐसा तो कोई बाय फार तो रूल बनता ही नहीं है ना कि एक्स ऑर्गेनाइजेशन की हर जन ही तारीफ करेगा, राइट। तो हर तरीके के लोग मिलते हैं, तो इसको डिफाइन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। गुडविल में भी डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। तो जो अभी अभी आपको बताया 20 लाख के अमाउंट के हिसाब से कि आपके बिजनेस की जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन के बेसिस पर आप कितना बिजनेस कर रहे हो, वो अमाउंट किसका डिसाइड होगा? गुडविल का। अभी जो अमाउंट डिसाइड किया कि 20 लाख रुपए की हमारी रेपुटेशन है, ये कैसे डिसाइड किया? रेपुटेशन को कैसे काउंट कर सकते हो? रेपुटेशन के बेसिस पे हम 20 लाख का बिजनेस कर लेते हैं। 20 लाख का बिजनेस अगर हम कर लेते हैं तो दिस 20 लाख इज द वैल्यूएशन फॉर दी, राइट। देखिए इसको आगे, expected in future over and above the normal level of profit earned by undertaking belonging to the same class of business। तो अगर आपका इंस्टीट्यूट है जैसे, तो ये नॉर्मल बिजनेस कितना करेगा और अपना नाम ऐड करके कितना एक्स्ट्रा बिजनेस करेगा। तो नाम ऐड करने से जो भी एक्स्ट्रा बिजनेस किया जा रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी की सारी काउंटिंग किस में चली जाती है? गुडविल। ठीक। अब नेक्स्ट लाइन पे आइए, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड एवरी पार्टनर हैज अ राइट इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्री टू हैव द गुडविल ऑफ बिजनेस सोल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जब पार्टनरशिप फर्म पूरी की पूरी डिसॉल्व हो रही है, तो हर एक पार्टनर का राइट क्या है? उस गुडविल को सेल करने का। तो गुडविल तो कॉमनली सेल होगी, उस अमाउंट को आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लो। बस यहीं तक पढ़ना है, इसको टिक कर लो। ये दो पैराग्राफ को जितना पढ़ाते जा रहे हो उसको टिक करते जाना, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना पढ़ाऊं उससे कम बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब आइए आप प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर, नीचे ही दे रखा है इसमें, वेयर द प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली बिलोंगिंग टू अ पर्सन it does not become a property of the partnership merely because it is used for the business of the partnership। तो ये सिंपल सी बात हो रही है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो एक्सक्लूसिवली किसी एक पार्टनर की है, तो वो प्रॉपर्टी उसी पार्टनर की रहेगी, वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं बन जाएगी। सिर्फ इस बेसिस पर कि बिजनेस हो रहा है। आप मानो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पार्टनर हूँ, ठीक, और इस पार्टनरशिप में मेरा ये रूम मेरा खुद का है, ठीक। अब यहाँ पे ये रूम मेरा है, राइट मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है, एक्सक्लूसिवली मेरी है। यहाँ पर आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं और इस बिजनेस की मैं पार्टनर भी हूँ, ठीक। प्रॉपर्टी मेरी और मेरे ही पार्टनरशिप बिजनेस का काम यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ इन्होंने ये पॉइंट बोल रखा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये प्रॉपर्टी जो है बाय डिफॉल्ट फर्म की बन जाएगी। प्रॉपर्टी तो किसकी कहलाएगी? मेरी ही कहलाएगी इस एग्जाम्पल के हिसाब से, क्योंकि एक्सक्लूसिवली किसका राइट है इस प्रॉपर्टी पे? मेरा। अंडरस्टूड दिस? लैंग्वेज देखो, वेयर द प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली बिलोंगिंग टू अ पर्सन, किसी एक ही पर्सन की प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट बिकम अ प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, तो वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। मेयरली सिर्फ इस रीजन के बेसिस पर कि इसमें पार्टनरशिप का काम चल रहा है, तो ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बन जाएगी, ऐसा रूल नहीं है। सच प्रॉपर्टी विल बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप ओनली इफ देयर इज एन अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट किया है, मैं खुद ही राजी हूं कि हाँ इसको आप पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बना लो, तो फिर कौन मना कर सकता? देने वाले ही राजी है। इसको 2 3 4 5 जितने स्टार लगाने लगा लो, केस स्टडी आ सकती है, या यस नो आ सकता है। क्या चीज? मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली क्या पॉइंट था, पॉइंट नंबर बताओ। घर की बात कर रही तो प्रॉपर्टी फर्म की है ना, चल उल्टा काम चल रहा है। प्रॉपर्टी फर्म की है तो उस पर मैं ये नहीं कह सकती मेरी प्रॉपर्टी है मैं चलाऊंगी इसको, बात ही अलग है। नहीं हो ना,
ऐसा हो सकता है अभी मैंने ये पढ़ाया, बोले मैम ने तो पढ़ाया, कल तो ये पढ़ा था, आज ये पढ़ाया। समझना बहुत जरूरी है, रिकॉर्डिंग देखते जाओ साथ के साथ रोज। कल पॉइंट बताओ, जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो आप बता रहे हो उसका पॉइंट नंबर बताओ। लैंग्वेज से बात करते हैं। जल्दी बताओ बेटा। नहीं, लैंग्वेज बता दो ना, सबको ही क्लियर कर देंगे अपन। नहीं, लैंग्वेज एग्जाम्पल किस कॉन्टेक्स्ट में बताया था, सेक्शन बता दो, लैंग्वेज बता दो, पेज नंबर बता दो। हाँ तो फिर हवा में बात नहीं, ऐसा कोई रूल ही नहीं था, जो आप कह रहे हो वो रूल ही कुछ और समझा आपने। चलिए, सो अब आइए सेक्शन 15, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इसकी बस ये 2 लाइन पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। Subject to contract between the partners, the property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the purpose of business। तो अगर अग्रीमेंट में कुछ और लिखा है तब तो अलग बात है। जनरल कोर्स में फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो किसके काम आएगी, बिजनेस के। बस इतनी सी बात दे रखी है। तो फर्म की प्रॉपर्टी आपके पर्सनल यूज के लिए काम में नहीं ली जा सकती। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरा भी इस पे राइट है, मैं अपने हिसाब से इसको यूज कर सकता हूँ। वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। किसकी प्रॉपर्टी है वो, फर्म की। तो किसके लिए यूटिलाइज करोगे, बिजनेस के लिए, जिस बिजनेस के लिए आपकी फर्म चलती है सिर्फ उसी के लिए, राइट। जैसे मेरा पार्ट टाइम काम है बेडशीट सेल करने का, और मैं यहाँ पर आकर, मैं यहाँ पे पार्टनर हूँ, मैं बोलूँ 5 बजे बाद तो बच्चे चले जाते हैं, मैं दुकान खोल लेती हूँ यहाँ पे शाम को अपनी, राइट। सो दिस पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इज ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस जिसके लिए पार्टनरशिप करी है। बेडशीट बेचना भी तो बिजनेस ही है, लेकिन उसके लिए पार्टनरशिप थोड़ा ना करी है, तो वो यहाँ पे अप्लाई अपन नहीं कर सकते। लेकिन अगर सारे पार्टनर्स को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट से काम हो रहा है, तब कोई दिक्कत, राइट। म्यूचुअल कंसेंट एक ऐसी चीज है पार्टनरशिप में जिससे आप सब कर सकते हो विद इन द स्कोप ऑफ। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, पर्सनल प्रॉपर्टी अर्नड बाय पार्टनर्स। तो सेक्शन 16 का एनालिसिस पढ़ेंगे, सीधे पेज नंबर 3.24 पे आ जाइए। इसमें ये बात कर रहे हैं जो पर्सनल प्रॉपर्टी जो पार्टनर्स ने अर्न करी है, खुद की अर्न करी हुई है। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 16, पेज नंबर 3.24। ओके, सो एनालिसिस ऑफ सेक्शन 16 पढ़ेंगे, इसका सीधे टिक कर लो, समझो। वेयर द पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और प्रॉफिट किसी पार्टनर ने अपने लिए डिराइव किया, और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी यूज करी फर्म की, और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और फर्म नेम, या फिर फर्म का नाम यूज किया, फर्म के बिजनेस कनेक्शंस यूज करे, तो ऐसा जो भी प्रॉफिट है वो आपका पर्सनल प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। किसका कहलाएगा, फर्म का। ही मस्ट अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। 1 लाइन 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन है, पूरे को टिक कर लो, इसमें टिक कराने जैसा कुछ है नहीं, अंडरलाइन नहीं। लॉस होगा तब भी सबका होगा इन द शेयरिंग रेशियो, और अगर प्रॉफिट होगा तब भी सेम होगा। हाँ, अलग से अगर वो बिजनेस कर रहा है तो ये तो अभी पॉइंट आएगा कि आप अलग से फर्म के नाम पे बिजनेस कर ही नहीं सकते हो, वैसे ही इलीगल है। तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो तो अलग चीज है, पहले तो आप इलीगल काम में पकड़े जाओ। फर्म के नाम से, फर्म के कनेक्शन से, इनफैक्ट ये रिटायरमेंट के बाद भी अग्रीमेंट हो सकता है कि इतने साल तक आप फर्म का नाम या फर्म के कनेक्शन यूज ही नहीं कर सकते, राइट। तो बिजनेस ही गलत है वो, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने किसी भी तरीके से कोई भी काम किया जिसमें फर्म की प्रॉपर्टी का आपने नाम लिया और वो काम इलीगल नहीं था। जैसे आप ऐसे मानो कि अग्रीमेंट ही नहीं हुआ,
फर्म ने आपको फ्रीडम दे रखी है कि आप जो भी फायदा कमाओ वो हमसे शेयर कर लेना, आप अपना बिजनेस अलग से चला सकते हो, राइट। तो उसमें प्रॉफिट तो बाय डिफॉल्ट शेयर करना पड़ेगा, लेकिन उस केस में, अग्रीमेंट के केस में अगर लॉस हो जाता है आपको, फिर लॉस के केस में फर्म नहीं शेयर करेगी, लॉस आपका है, अग्रीमेंट होना है ना। अब आइए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे, ए बी सी एंड डी established partnership business for refining sugar। ए बी सी और डी ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया, किस चीज का किया, शुगर रिफाइन करने का, ठीक है। ए हु वॉज हिमसेल्फ अ होलसेल ग्रोसर, ए जो था वो खुद ही पहले से ही रिफाइंड शुगर में डील करता था, होलसेल ग्रोसर पहले से ही था, उसको इस चीज की नॉलेज है। वॉज इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ सिलेक्शन एंड परचेज ऑफ शुगर, उसको काम दिया गया कि शुगर को परचेज करने का, सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक। एज अ होलसेल ग्रोसर ए वॉज वेल अवेयर ऑफ द वेरिएशन, क्योंकि वो होलसेल ग्रोसर था तो उसको ये पता थी कि कहाँ से कौन सी शुगर मिल सकती है, शुगर में कितना वेरिएशन आ सकता है, मार्केट में कहाँ अच्छा माल मिलता है, उसको सारा आइडिया था पहले से ही, क्योंकि वो तो डील करता था उसमें। He had already in stock sugar purchased at low price, उसने अपने स्टॉक में पहले से ही शुगर सस्ते में खरीद रखी थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट वैल्यू है इस वक्त 50 रुपए की, और उसने जब खरीदी थी उस वक्त मार्केट वैल्यू थी 40 रुपए की, उसने 40 रुपए में खरीद कर वो वाली शुगर गोडाउन में रख रखी। अब उसको लगा इनको तो शुगर चाहिए, अपन तो दे देते हैं इनको शुगर, अपने पास तो रखी है पहले से ही। ही सोल्ड द फर्म व्हेन इट वाज इन नीड ऑफ सम, जब फर्म को जरूरत पड़ी तो उसने वो बेच दी, विदाउट इन्फॉर्मिंग द पार्टनर्स दैट द शुगर सोल्ड हैड बिलोंग्ड टू हिम, बिना ये इंफॉर्मेशन दिए कि मैंने ये शुगर है मेरे पास पहले से ही रखी थी, मैंने खुद से दी, ये इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी। फर्म को चाहिए थी, फर्म को बेच दी, मार्केट वैल्यू उस टाइम पे 50 रुपए की थी, 50 रुपए का अमाउंट चार्ज कर लिया उसने। It was held that A was bound to account to the firm for the profit so made by him। उसने जो 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया वो किसको पे करने के लिए लाइबल है, फर्म को, राइट। दिस रूल हाउएवर इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, जो अभी मैंने बात बोली थी, लेकिन ये सारा जो रूल है वो किस पे डिपेंडेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का हो रखा है कि भाई हाँ आप अपनी शुगर दे दो, हम मार्केट वैल्यूएशन पे आपको प्राइस दे देंगे, प्रॉफिट आपका, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और आप फर्म के लिए अपनी पर्सनल कैपेसिटी के बेसिस पर कोई प्रॉफिट उठा रहे हो, तो वो प्रॉफिट फर्म का ही कहलाएगा, आपका प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, राइट। इसके जस्ट नीचे वाला लाइन देखो, वेयर अ पार्टनर कैरीज ऑन अ कॉम्पिटिंग बिजनेस ही मस्ट अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर है जो कॉम्पिटिटर का काम कर रहा है, मतलब पार्टनर भी है और म्यूचुअल कंसेंट से कॉम्पिटिटर का काम भी कर रहा है, सेम बिजनेस अपने लेवल पे भी चला रहा है, राइट, तो उस केस में फर्म के बिहाफ पे वो जो भी प्रॉफिट कमा रहा है वो प्रॉफिट किसको जाएगा, सारा का सारा फर्म को। जो शुगर के केस में पढ़ा ही अपन ने, पार्टनर भी था, शुगर का ग्रोसर भी था, सेम काम कर रहा था, जो भी प्रॉफिट आया वो किसको चला गया, फर्म को। Now coming on the next point, rights and duties of partner after the change in the firm। फर्म में चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस के साथ में पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज में क्या चेंजेस होते हैं, ये पढ़ रहे हैं ऑन पेज नंबर। सबसे पहले फ्लो चार्ट दिख रहा है आप लोगों को सबको बुक में, ये फ्लो चार्ट के 4 पॉइंट टिक कर लो, ये करने हैं अपने को। ये फ्लो चार्ट के पॉइंट्स बता रहे हैं चेंजेस इन द फर्म, टिक कर लिख लो इनके आगे, ये फर्म के चेंजेस बता रहे हैं कि फर्म में कैसे कैसे बदलाव आ सकते हैं, चेंजेस इन द फर्म। सो चेंजेस इन द फर्म में जब अपन बात कर रहे हैं तो पहला चेंज, कोई पार्टनर या पार्टनर्स फर्म में आए तो चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी तक एग्जिस्टिंग जो फर्म थी उसमें 3 पार्टीज थी, ए बी और सी, अब इसमें एक और आ गया डी, तो फर्म में चेंज हुआ क्या, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, जब पार्टनर जाता है तो ऐसा मानो कि अब ये जो डी है ये वापस चला गया, किसी को भेज देते हैं वापस,
राइट। तो वापस से चेंज हो गया फॉर्म में, आउटगोइंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर जो पढ़ चुके हैं अपन। पॉइंट नंबर 3, where the partnership concerned carries on business other than the business for which it was originally formed। जो बिजनेस है वो तो शुरू हुआ था कि हम यहाँ पर सोप्स बेचेंगे। अब ऐसा लगा एकदम से सोप की जगह बेडशीट का अच्छा मार्केट है, बेडशीट बेचेंगे, तो आपने अपने नेचर ऑफ फर्म को चेंज कर दिया। ओरिजिनली तो सोप के लिए फर्म क्रिएट हुई थी, लेकिन अब आप उसकी जगह क्या सेल कर रहे हैं, बेडशीट्स। तो इस केस में आपने बिजनेस का नेचर चेंज किया, तो वापस से नए तरीके से डीड्स बनेंगी सारी, क्योंकि सब अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, कॉस्टिंग, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ ही अलग चलेगा। where the partnership business is carried on after the expiry of the term fixed for the purpose। आपने डिसाइड किया कि हम ये जो पार्टनरशिप का काम है ये 5 साल तक चलाएंगे, 5 साल पूरे होने के बाद अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपने डिसाइड किया कि नहीं 5 के बाद अब 2 साल और चलाते हैं, तो आपने चेंजेस करे ना 5 साल पूरे होने से पहले पहले, तो ये भी क्या कहलाएगा, चेंज इन फॉर्म। जिन फॉर्म आया समझ में? बट हाँ, चेंज हो बेटा, सब कुछ चेंज हो जाता है। आप कोई 5 साल की जगह 2 साल का टाइम एक्सटेंड कर रहा है, तो कुछ पार्टी हो सकती है जो बोल सकती है कि नहीं मैं तो नहीं करना चाहता, मैं तो 5 का ही एग्रीमेंट किया था, मैं छोड़ना चाहता हूँ। अगर उस केस में ये भी बात हो सकती है कि उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन रेट थी और अभी करेंटली जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें बदलाव आ गया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बदल गया। बहुत तरीके की चीजें बदल सकती, राइट। तो हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ भी नहीं बदले, सब सेम रहे, सब इंटैक्ट रहे, लेकिन आपको फ्रेश डीट तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसको चेंज की संज्ञा में ही। तो 4 पॉइंट अपन ने यहाँ पे पढ़े। फर्स्ट पॉइंट पार्टनर्स का आना, दूसरा पॉइंट पार्टनर्स का जाना, तीसरा बिजनेस का बदलना, और चौथा समय का बढ़ना। आ गया समझ में? अब आते हैं इन ये तो अपन ने पढ़े 4 पॉइंट बेटा चेंजेस के। अब इन चेंजेस की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट कोई मेजर नहीं रहेगा, इफेक्ट अपना जनरली सेम ही रहेगा। देखो, आफ्टर द चेंज इन द फर्म, पहला पॉइंट पढ़ो एक बार इसको खुद से। फर्म में चेंज हो रहा है, चेंज में इनकमिंग और आउटगोइंग स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स पढ़े थे, 2 पॉइंट्स है। अब क्या होगा, में रिमेन द सेम। किसी का अगर जैसे ए है, ए का 20% शेयर था, 20% ही रहेगा डी के आने या डी के जाने पर। लेकिन अगर अग्रीमेंट में ये उस टाइम पे बदलाव करके अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं, उसने कहा भाई जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20% मुझे चाहिए, ये डिसाइडेड है। जब तक आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट नहीं करते, तब तक पार्टनर्स के जो राइट्स हैं, जो लाइबिलिटी रहेंगी सेम। नहीं, अकाउंट से रिलेटेड, अकाउंटेंसी अकाउंट्स वाले सर से भी कौन पढ़ाते हैं, उनसे पूछना, अदरवाइज किसी भी अकाउंट्स वाले सर से। कभी भी आप जो लॉ में पढ़ते हो और जो अकाउंट्स में प्रैक्टिकल करते हो तो एग्जैक्टली रिलेट नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस, बहुत सारे अलग पॉइंट प्रैक्टिकली अलग चलते। अगर वो आ रहा है और उसमें बाय डिफॉल्ट आपने ये रूल मान रखा है कि भाई हम चेंज करेंगे, हमारा 20% का शेयर रहेगा, तेरे को इसमें 20%, तो अपनी मर्जी से ही आ रहा है ना उसके। आपको से फॉर एग्जाम्पल अमाउंट की बात हो रही, जितना भी प्रॉफिट होता है उतने प्रॉफिट के हिसाब से, आप इसको रेशियो में मत मानो, क्योंकि तो आप जो क्वेश्चंस पढ़ते हो ना वो फिक्स रेशियो होते हैं, पूरी कैपिटल आ जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पे जब अपन बात करते हैं तो आपके जो राइट्स और लाइबिलिटी वो बेसिकली सेम रहते हैं, उसके आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तभी पड़ता है जब सारे पार्टनर्स मिल नया अग्रीमेंट कंसेंट से डिसाइड करें, अब हम चलिए 15% ही लें या 18% ही लें, या फिर वो ऐसा भी तो आ सकता है डी वाला पर्सन कि मुझे प्रॉफिट में शेयरिंग पार्टनर, वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी बचाने के लिए भी आ सकता है, या किसी भी तरीके से वो एक्सपोजर के लिए भी आ सकता है, माइनर भी आ सकता है। कोई ऐसा बाय डिफॉल्ट रूल कानून नहीं बना सकता बेटा कि
डेफिनेटली इसके आने या उसके जाने से बदलाव होगा ही हो। कानून ने रूल नहीं बना रखा, कानून के हिसाब से राइट्स लायबिलिटी है, आपको बदलना है, आपको चेंजेस करने हैं, आपको पार्टनरशिप एग्जीक्यूट, आप अकाउंटेंसी के जो वो डीड के बेस, अपन जो यहाँ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर तो क्या माना, ये फर्क। एग्जाम्पल ही तो देर से क्या चल रहा था। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, तो आप जो पढ़ते हो ना 100% पूरा कर देते हो। आपके यहाँ पे रेजिडुअल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जनरली ऐसा माना नहीं जाता, राइट। तो ए बी और सी का डिसाइड हुआ कि 10% हम शेयर करेंगे, परसेंट कवर कर। अब इस केस में जो पर्सन आया उसने कहा मेरे को तो आप रेमुनरेशन दे दो, नहीं हुआ पार्टनर, तो पढ़ के आ रहे हो फिर 1 घंटे। सबसे पहले आज टॉपिक ही क्या शुरू किया अपन ने, रेमुनरेशन किया नहीं किया। तो अब इस केस में उसने कहा भैया मुझे तो फिक्स रेमुनरेशन दे दो, मुझे फ्लक्चुएशन से मतलब नहीं, राइट। तो उसने कहा कि ठीक है 20,000 का प्रॉफिट, 20,000 का रेमुनरेशन आपका, और हमारा जो परसेंटेज सेम रहेगा, बचा हुआ जो 50% आपको कहाँ शेयर कहाँ। अब आप इसमें लॉ में ही अगर ये लिख दो कि चेंज होगा, तो ये तो बेचारे ए बी सी बाउंड हो गए ना चेंज करने। इसीलिए लॉ ने नहीं लिख रखा कि चेंज करना जरूरी, लॉ ने कह रखा है कि सेम रहता है अगर आप अग्रीमेंट नहीं करो तो। अब अगर इसमें डी ने ऐसी कोई कंडीशन रखी कि कोई बड़ा फेमस आदमी है रखी कि वो तो परसेंटेज चाहिए, अपन अग्रीमेंट करेंगे नया सब फ्रेश स्टार्ट करेंगे, कर लो अग्रीमेंट, लॉ उसके लिए भी मना नहीं। लेकिन आप जो चाह रहे हो कि लॉ में ही ये लिखा हुआ रहे कि अग्री कोई नया पार्टनर आएगा या कोई नया पार्टनर जाएगा तो चेंज होगा प्रपोर्शन, तब तो अपन ने पूरी फर्म की हिला दिया, इसीलिए अपन तो क्या अपना सेक्टर वाली बात समझ में आई कि क्यों नहीं होता प्रपोर्शन में। अगर कोई रेमुनरेशन चाहे या परसेंटेज हटा दो, सब हटा दो, ये 50,000 का फिक्स रेमुनरेशन लेते थे, आया उसको भी 50,000 दे दिया ना, चेंज हुआ क्या। लॉ ने ये बाउंडेशंस नहीं रख रखे, क्या पक्का। हाँ, तो आपने डी अग्रीमेंट यही बना रखा है, ना लिखा हो तो आपने ये लिखा होगा कि हम इक्वल शेयर। अगर इस केस नहीं, अगर इस केस में साइलेंट है और वो किस कंडीशन पे आता है, कहीं ऐसे पार्टनर्स तो शेयर चाहते ही तो अपना नाम लैंड करते हैं, तो आने वाले वो कहते हैं 5 साल तक हम 5 साल के बाद डिसाइड करेंगे। पार्टनर बहुत वैरायटी में, आपने जो पार्टनर पढ़े वो बेसिक लेवल के पार्टनर टाइम में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस केस में डीड आपको ऑप्शन देती है भी तो अपने आप से इतना सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइस नहीं करना, वो नहीं कहता। इसीलिए अकाउंटेंसी और लॉ अलग अलग चलते हमेशा। चलो तो अब एक काम करो, ये जो अपन ने पॉइंट पढ़ा ना, एट द चेंज ऑफ पार्टनर, ऐसे ही आप ये एक्सपायरी वाला और एडिशनल अंडरटेकिंग वाला, इसमें भी राइट्स और लायबिलिटी सेम ही रहेंगे, यही लिखा है इसमें। ये 2 पॉइंट्स आप घर से पढ़ के आ जाना, सेम क्यों रहेंगे ये आपको पता है कि लॉ ने ये प्रोविजन बना रखा है।
बचे हुए रिलेशन कल से पढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट विदाउट ऑनलाइन स्टूडेंट